स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समास की परिभाषा आपको समझा दें। समास की परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य को, शब्द को जब संक्षेप में किया जाता है उसको समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है सम धन आस, यानी उसके आसपास के ही जो शब्द होते हैं उन शब्दों को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो इस तरह से होगी कि समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। और इसके अलावा दूसरी और भी परिभाषा लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। यानी जहाँ पर दो शब्द होते हैं या दो से अधिक शब्द होते हैं, उन शब्दों का आपस में जो संबंध बताया जाता है, अपने आप उसमें जो संबंध स्पष्ट होता है, उसे समास कहते हैं। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वहाँ पर भी समास की प्रक्रिया होती है, यानी उसे भी समास कहते हैं। या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं, दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मेल किया जाता है, यानी दोनों को मिलाया जाता है और उसके बाद एक स्वतंत्र जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह से कर सकते हैं, दया का सागर। अब दया का सागर जो है, एक पूरा इसमें सेंटेंस आ रहा है कि दया के सागर हैं, लेकिन अगर इसको सामासिक रूप में इसको लिखेंगे, समास के रूप में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दया सागर। तो दया सागर मतलब दया के सागर। इस तरह से समास की अलग अलग परिभाषाएं लिखी जा सकती हैं। अब जो समास होते हैं, समास जो होते हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, फिर है कर्मधारय समास, फिर नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास, फिर उसके पश्चात है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे द्वंद्व समास किसको कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर दो शब्द होते हैं तो उसमें जो पहला शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा शब्द होता है वो उत्तर पद कहलाता है। और दोनों ही शब्द प्रधान हो का मतलब ये है कि अगर दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए तब भी उनका अपना अर्थ निकल कर आता है और अपनी इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होती है। दोनों की अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस बनी रहती है, वहाँ तो बना ही रहता है। इसको बोलते हैं दोनों ही पद वहाँ पर प्रधान हैं। यानी अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो। जैसा हमने अभी आपको बताया कि दोनों शब्दों को यदि अलग कर दिया जाए और उनका जब अर्थ निकाला जाए तो दोनों की अपनी अपनी महत्ता समाप्त नहीं होती है, दोनों की इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होती है, दोनों की अपनी अपनी मीनिंग निकल कर के आती है, स्पष्ट उनका अर्थ होता है। और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। यानी दोनों के बीच में जो संयोजक शब्द, यानी जो जोड़ने वाला जो शब्द होता है, और अथवा, यथा, तथा, इस तरह के जो शब्द होते हैं, अगर इन शब्दों को हटा दिया जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यानी इन संयोजक शब्दों को हटाने के बाद जब दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। अब जिस तरह से माता और पिता, अब यहाँ पर माता और पिता के बीच में संयोजक शब्द है और, तो इस और शब्द को अगर हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माता पिता। यानी माता की अपनी महत्ता है और पिता की अपनी महत्ता है। अगर सिंगल हम माता शब्द बोलेंगे तब भी उसका अर्थ अपने आप में बना होता है, उसका महत्व बना रहता है, उसका महत्व समाप्त नहीं होता है। अगर हम पिता अकेला बोलेंगे तो पिता का जो है महत्व समाप्त नहीं होता है। तो माता और पिता के बीच में से जो और संयोजक शब्द है, इस और संयोजक शब्द को हटा देंगे तो माता पिता, ये यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब इसको समास विग्रह करके लिखेंगे तो माता और पिता। इसी तरह से राम और कृष्ण, राम का अपना महत्व है और कृष्ण का भी अपना महत्व है। इन दोनों के बीच में से अगर हम और को हटा दें तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और अगर इसको समास विग्रह अगर हम करते हैं दोनों शब्द को बीच में से, तो राम का भी महत्व अपना बना रहता है और कृष्ण का भी अपना महत्व बना रहता है, और शब्द को हटाने के पश्चात भी। इसके पश्चात है भाई और बहन। तो भाई
और बहन के बीच में से और शब्द को हटा दिया जाएगा। जो संयोजक शब्द है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है, इसको यदि हटा दिया जाए तो यहाँ पर द्वंद्व समास बनेगा भाई बहन। अब भाई अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और बहन अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो दोनों के बीच का जो संयोजक शब्द है और इसको यदि हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर द्वंद्व समास बन जाएगा। इसी तरह से पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य के बीच में से भी योजक शब्द जो है और है, इसको हटा देने पर पाप पुण्य एक साथ बोलने पर यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और सामासिक विग्रह अगर करेंगे यहाँ पर तो पाप का अपना महत्व होगा। पाप जो है, कोई भी व्यक्ति पापी जो है वो अलग उसमें स्पष्ट उसका अर्थ निकल कर आ रहा है, और पुण्य जो है उसका भी अर्थ अपने आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सुख और दुख, तो यहाँ पर और सब शब्द हटा देंगे जो इसका योजक यानी जो संयोजक शब्द है। तो सुख जो है अपने आप में पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट कर रहा है, और दुख जो है इसमें भी अपने आप से इसका अर्थ स्पष्ट वह कर रहा है। इसके पश्चात है नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है, यानी वह द्विगु समास कहलाता है। इसका अर्थ यहाँ पर होता है कि जहाँ पहला पद यानी जहाँ पहला शब्द है वहाँ पर किसी भी संख्या का आभास होता है, यानी आभास यानी स्पष्ट होता है कि वहाँ पर संख्या है, यानी पहला पद है जब वहाँ पर संख्या अलग से दिखाई देती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर आपको उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं, जैसे नौ रत्न, नौ यानी नौ, 9 यहाँ पर जो है संख्या अलग से दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, 9 यानी 9। अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो 9 रत्नों का समूह यानी 9 रत्न, ठीक है। तो यहाँ पर 9 जो है संख्या जहाँ स्पष्ट हो रही है वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसी तरह से सप्तद्वीप, सप्त यानी 7 यानी 7, यहाँ भी काउंटिंग दिख रही है, स्पष्ट नज़र आ रही है, 7 की संख्या यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, 7 द्वीपों का समूह, तो यहाँ भी द्विगु समास होगा। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह, तो समास विग्रह करने पर भी स्पष्ट हो रहा है, 3 भुवनों का समूह यानी जहाँ पर 3 भवन है उनका समूह। और त्रिभुवन, त्रि जहाँ पर दिखाई दे रहा है, त्रि यानी 3, यहाँ पर 3 की काउंटिंग दिख रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है कि 3 की संख्या से यहाँ पर इसको संबोधित किया गया है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। इसी तरह से 7 मंजिलों का समूह यानी सप्त मंजिल, अब यहाँ पर समास विग्रह करने पर जो आ रहा है 7 मंजिल जो है उनका समूह, और यहाँ पर जब उसको यहाँ पर जब कारक चिन्हों का लोप हो जा रहा है तो यहाँ को जब समास बनाएंगे, इसको समास के रूप में लिखेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे सप्त मंजिल यानी 7 मंजिल। तो यहाँ पे सप्त मतलब 7, यहाँ भी काउंटिंग स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर द्विगु समास होगा। तो द्विगु और द्वंद्व में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि द्विगु किसको बोलेंगे और द्वंद्व किसको बोलेंगे। तो द्वंद्व समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद है दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों को ही महत्व दिया जाता है। अगर उसमें संयोजक शब्द जैसे हमने आपको पिछले उसमें बताया तो उसमें और संयोजक शब्द से हमने आपको एक्सप्लेन किया है इस तरह का, और व तथा, तो इन शब्दों का जब लोप कर देते हैं तो दोनों पद जो होते हैं अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों के अपने अर्थ अलग दिखाई देते हैं। और द्विगु समास जो होता है तो इसमें पहला जो पद होता है पूर्व पद यानी जो पहला शब्द होता है यहाँ पर इसमें संख्या स्पष्ट दिखाई देती है, तो यहाँ पर द्विगु समास होता है। तो द्विगु और द्वंद्व में दोनों को इस तरह से हम स्पष्ट समझ सकते हैं। इसके पश्चात होता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी जो द्वितीय पद होता है वो इसमें महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। आगे उदाहरण के द्वारा हम आपको और भी स्पष्ट करेंगे कि दोनों पदों के बीच में परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर परसर्ग जो है हम आपको स्पष्ट करेंगे उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि आपके लिए शायद ये नया शब्द होगा। इसमें पहला आएगा कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म तत्पुरुष समास जो है को
और का लोप हो जाएगा। जिस तरह से उदाहरण देते हैं हम आपको, मतदाता यानी मत को देने वाला, जो मत को देता है यानी अपना मत को देता है, वहाँ उसको बोला जाता है मतदाता। तो यहाँ पर परसर्ग जो है को, तो इसका यहाँ पर अगर हम लोप कर देते हैं तो यहाँ पर मतदाता स्पष्ट हो रहा है। फिर गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, तो यहाँ पर पहला जो पद है यहाँ पर इसका लोप हो जा रहा है और द्वितीय पद अपने आप में स्पष्ट रूप से प्रधानता स्पष्ट कर रहा है। जिस तरह से मतदाता, यदि अगर हम सिर्फ मत को बोलेंगे तो मत का जो है वहाँ पर कोई मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है, कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन मत के साथ अगर हम दाता को जोड़ दें तो वहाँ पर मतदाता यानी मत को देने वाला, तो उसके द्वारा उसका अर्थ निकल कर आ रहा है और वो अर्थपूर्ण शब्द बन जा रहा है। तो जो पहला पद है, पूर्व पद है, उसका द्वितीय पद पर वो आधारित है, वो उस पर आश्रित है, तो इसमें द्वितीय पद की प्रधानता है। द्वितीय पद के बिना इसका अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा, ये अर्थहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरह कट यानी गिरह अगर हम बोलेंगे अकेला तो इसमें यहाँ पर मीनिंग निकल कर कुछ भी नहीं आएगा, ये अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन गिरह कट, अगर इसमें कट जोड़ दिया जाएगा यानी गिरह को काटने वाला, तो ये अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें द्वितीय पद की प्रधानता स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें करण तत्पुरुष समास दूसरा जो है, इसमें करण तत्पुरुष समास जहाँ पर करण कारक चिन्ह का लोप हो जाए, जैसे जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, तो यहाँ पर जन्म से उत्पन्न यानी जन्मजात। दूसरा है मुँह मांगा यानी मुँह से मांगा। फिर गुणहीन यानी गुणों से ही, तो यहाँ पर जो करण है तो उसका उस कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप हो रहा है। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि करण तत्पुरुष समास है। यहाँ पर समास को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इस चार्ट को अच्छी तरह से याद करना है जो हम अभी आपको बोल रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको ये चार्ट पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह से याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो। अगर आप इसको इस तरह से याद कर लेते हैं तो आपको तत्पुरुष समास जो है अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। हम इस चार्ट को अच्छी तरह से बना करके अगले वीडियो में आपको अवश्य देंगे।